हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में हम लोग सैलरी हेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पूरी सैलरी आज रिवाइज करेंगे और केवल एग्जाम ओरिएंटेड हम जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो सैलरी होती है वो कौन से सेक्शन में। सैलरी सेक्शन 15 में आती है। सेक्शन 15 में बताया गया है कि सैलरी की चार्जेस, सैलरी कब चार्ज की जाएगी। कोई भी एम्प्लॉय होता है, अगर वो पैसे अर्न करता है और अगर वो सैलरी से इनकम, उसकी इनकम होती है एज ए सैलरी, तो उस केस में कब उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में बात की जाती है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, जैसे ही वो अर्निंग कर रहा है और उसकी अर्निंग सोर्स एज अ सैलरी है, तो फिर उसे चार्ज, उसके सैलरी के ऊपर चार्ज लग जाएगा, यानी उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी होती है कि क्या सैलरी जब मिलेगी तभी उसे टैक्स देना पड़ेगा या फिर ड्यू हो जाएगी तभी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सैलरी होगी वो तब चार्जेबल होती है एज अ टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। या तो आपने अर्न कर लिया है या फिर आपको मिल चुका है। जैसे कि मान लीजिए आपका ड्यू डेट आ गई है, आपको 1 जनवरी को, मान लीजिए 1 जनवरी को आपको पेमेंट मिलने वाली थी लेकिन मिली नहीं है। जैसे ही 1 जनवरी का आपका ड्यू डेट आएगा तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, भले से आपको सैलरी इन हैंड मिली हो या ना मिली हो। दूसरा, रिसिप्ट। रिसिप्ट बेसिस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। तो सैलरी मिल जाएगी तब भी देंगे या ड्यू हो गई है तब भी देंगे। तो इन दोनों में से जो पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे हम, उस बेसिस को मान के हम वहाँ पे टैक्स लगा देते हैं। तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर होता है यहाँ पे। तो अगर सैलरी, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो एज ए सैलरी, तो ड्यू बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है और रिसिप्ट बेसिस पे भी देना पड़ सकता है, इन दोनों में से जो पहले हो। ठीक है, या तो आपको सैलरी मिल जाए और ड्यू अभी हुआ नहीं है तभी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, या फिर आपकी ड्यू डेट आ गई लेकिन अभी मिली नहीं है तो ड्यू डेट को ही मान लिया जाएगा कि आपको सैलरी मिल चुकी है और उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ये बोला गया है कि हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस, अगर कोई सैलरी है आप एडवांस में पेड करते हो, पेड इन एडवांस इज assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes due। मतलब अगर आप सैलरी एडवांस में ले लेते हो तो जिस ईयर आप एडवांस ले रहे हो उस उसी ईयर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस ईयर आप सैलरी एज एडवांस रिसीव कर लेते हो उसी ईयर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर का अगर ड्यू बन रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर टैक्स दोगे। इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जिस साल आपने एडवांस, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर का सैलरी था, आपने इसी साल रिसीव कर लिया, तो आपको टैक्स इसी साल देना पड़ जाएगा। ठीक है, चाहे उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर ही क्यों ना हो। ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि अगर सैलरी पेड इन एरर, अगर कोई सैलरी बाकी थी, उस सैलरी को आज अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, एरर था, सैलरी बाकी था पहले और वो आपको मिल रहा है, तो हैज ऑलरेडी बीन एसेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, तो उस सैलरी को ड्यू बेसिस पे ही एसेस कर लिया गया है। तो उस केस में यहाँ पे उस सैलरी पर जो सैलरी इन एरर है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन ये हो गई कि ड्यू बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल होती है या फिर रिसिप्ट बेसिस पे, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर एडवांस में सैलरी ले लिया तो जिस ईयर एडवांस ले रहे हैं उसी ईयर टैक्स देना पड़ेगा। ड्यू डेट, चाहे उसकी ड्यू डेट अगले साल क्यों ना हो। तीसरी ये है कि अगर सैलरी इन एरियर है, सैलरी इन एरियर है, तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, क्योंकि ये
आपको पहले से ही आपकी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर किस तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं और उस अलाउंसेस में कितने परसेंट टैक्सेबिलिटी होती है, कितने परसेंट एग्जम्पशंस होती है। सबसे पहला सेक्शन आपका 10 सब सेक्शन 13A। ये जो सेक्शन है हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करता है। इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को हम HRA पे करते हैं तो उसके लिए कुछ परसेंट टैक्सेबल हो जाती है और कुछ परसेंट उसे एग्जम्पशन मिलती है। तो वो चीज़ हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपके कुछ इसके सेटअप गाइडेंस दिया गया है। यहाँ बोला है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, यानी इन तीनों पॉइंट में जो अमाउंट सबसे कम होगा उतना ही अमाउंट एग्जम्पशन मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस के केस में। ठीक है, तो अगर उस एम्प्लॉय को HRA रिसीव हुआ तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा देखेंगे रेंट पेड और लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तीसरा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का 50% लेंगे। 50% कब लेंगे, अगर वो एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, मतलब मेट्रोपॉलिटन, इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर वो एम्प्लॉय है तो उसकी HRA जो कैलकुलेट की जाएगी सैलरी का 50% लेना पड़ेगा। बाकी और कहीं भी रहेगा तो 40% ऑफ सैलरी होगी। ओके, तो ये तीनों हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि एम्प्लॉय को HRA कितना मिला, दूसरा कि रेंट कितना पेड किया है उसने, और उस लेस करेंगे सैलरी का 10% में से, देन फिर 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इन तीनों में से जो कम होगा उतनी ही अमाउंट एग्जम्प्ट होती है। तो अब यहाँ पे जितने एग्जम्प्ट होगी उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बाकी जो जितने हाउस रेंट आपको रिसीव हुआ उसमें से एग्जम्पशन अमाउंट माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा टैक्सेबिलिटी मिल जाती है। इसी तरह आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 2। इसमें क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन के केस में बोला गया है, यानी अगर कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अलाउंसेस अगर उसे मिल रहे हैं उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो कितने एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। तो 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कोई एम्प्लॉय है अगर अपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए क्लेम करना चाहता है तो वो मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए क्लेम कर सकता है और हर एक बच्चे के लिए 100 रुपया पर मंथ उसे अलाउंसेस मिल सकती है। ठीक है, 100 रुपीज पर मंथ आपके पर चाइल्ड होंगे। ठीक है, खत्म होगी। दूसरा, अगर उस बच्चे के जो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय के हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स हैं, हॉस्टल एक्सपेंडिचर यानी वो बाहर रह के पढ़ाई करता है, तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं उसके लिए अलाउंसेस अगर वो कम क्लेम करना चाहता है तो उसकी अलाउंसेस उसे मैक्सिमम 300 तक मिल सकती है। तो 300 पर मंथ वो क्लेम कर सकता है। कितने चाइल्ड तक के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। पर चाइल्ड 300 है यहाँ पे और मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। ओके, इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉय है उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रही है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो कौन से कंडीशन के लिए है, मतलब कि उसे केवल ऑफिस से और जहाँ पे उसका घर है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही उसका काम है। और उस केस में अगर वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मांगते हैं तो उसे मैक्सिमम 32 रुपये पर मंथ एज एन एम्प्लॉय उसे एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के केस में। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर हु इज ब्लाइंड या डीफ और डम्ब या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीक्राफ्ट है, ये एग्जम्पशन और किसी एम्प्लॉय को क्लेम नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। यानी अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए क्लेम करता है और वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहाँ पे रन करवाता है, केवल ऑफिस से और अपने घर जाता है और घर से ऑफिस जाता है और कहीं नहीं करता है, कहीं जाता है, तो उस केस में वो अगर ब्लाइंड है या डिफ है या डम्प है तो उस केस में उसे 32 रुपया अलाउंस मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, पर मंथ। अब ग्रेचुटी की बात करेंगे तो जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनको ग्रेचुटी भी मिलती है। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये भी होती है कि ग्रेचुटी में एग्जाम्पशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे ग्रेचुटी मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर हमें यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मैक्सिमम उसे 20 लाख रुपए तक ग्रेचुटी मिल सकती है। यानी अगर 20 लाख तक ग्रेचुटी मिलेगी तो एग्जाम्प्ट होगा, 19 लाख मिलेगा तब भी एग्जाम्प्ट होगा, अगर 21 लाख मिल गया तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हमें पता करना पड़ेगा कि वो कितना एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। पहली कंडीशन लगाएंगे कि कितनी ग्रेचुटी उसे रिसीव हुई है, फर्स्ट कंडीशन ग्रेचुटी रिसीव कितनी हुई है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि देखेंगे क्या उसे ग्रेचुटी एक्ट 1972 में वो कवर होता है, यानी ऐसी एम्प्लॉय जो कवर बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो उस केस में हम क्या करेंगे 15/26 लेंगे इनटू लास्ट सैलरी लेंगे, लास्ट सैलरी, ठीक है, रिटायरमेंट होने में जो सैलरी होती है उसकी वो लास्ट सैलरी होती है। उसके बाद कितने कंप्लीटेड ईयर उसने सर्विस दिया है, ठीक है। अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो उसे 1 साल मान लेंगे, याद रखेंगे। मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ रहेगा तो उसे क्या मान लेंगे 1 ईयर मान लेंगे। तो 15.26 इंटू लास्ट सैलरी हो जाएगी इंटू कंप्लीटेड ईयर। बट कंडीशन ये है कि अगर मोर देन 6 मंथ रहेगा तो उसे 1 ईयर कंप्लीट कर मान लिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि कोई बंदा है, एम्प्लॉय है, उसने 27 साल और 9 महीना काम किया है, तो इसे हम पूरा राउंड ऑफ करके 28 साल मान लेंगे, ये चीज यहाँ पे बोला गया है। और तीसरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 20,000, 20 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है वो। अब इन तीनों में जो कम रहेगा अमाउंट उतना ही वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है, उतना ही एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये कंडीशन है कि अगर वो एम्प्लॉय जो है नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम 50% देंगे। तो 50% क्या हो जाएगा एवरेज सैलरी, 50% ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे अगर नॉट कवर रहेगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन को छोड़ देंगे। फ्रैक्शन को छोड़ने का मतलब हुआ कि अगर मोर देन 6 मंथ भी काम किया रहेगा तो उसे 1 साल नहीं मानेंगे, वो सबको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है 20 लाख रुपए। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे होगी। तो पहली कंडीशन तो कॉमन ही रहेगी यहाँ पे भी, ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव्ड 50% ऑफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शन इग्नोर, एंड फिर 20 लाख। तीनों में से जो कम होगा उतना ही अमाउंट वो ग्रेचुटी में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेंशन आता है। अगर कोई एम्प्लॉय है उसे अगर पेंशन मिल रहा है तो वो कितना एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। पेंशन के लिए 2 कंडीशन होती है, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जो जिसकी पेमेंट जो होती है यहाँ पे आपको पीरियोडिकली दी जाती है, पीरियोडिकली पेमेंट की जाती है, मंथली पेमेंट की जाती है, उसको बोला जाएगा अनकम्यूटेड पेंशन। तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फुल्ली टैक्सेबल होता है। यानी अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है या नॉन गवर्नमेंट है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा उसको, फुल्ली टैक्सेबल। पीरियोडिकली अगर पेंशन रिसीव कर रहा है। कम्यूटेड पेंशन में
कंडीशन होती है कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फिर वहाँ पे टैक्सेबल होती है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर कितने पेंशन वो टैक्सेबल हो जाएगा वहाँ पे, तो 1/3 लेंगे और उसके बाद देखेंगे कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना हुआ उसे, कम्यूटेड पेंशन रिसीव एंड डिवाइड करेंगे यहाँ पे परसेंटेज इंटू 100। सेम उसी तरह अगर नॉट रिसिप्ट रहेगा तो 50% ले लेंगे, 50% ऑफ कम्यूटेड पेंशन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कम्यूटेड पेंशन यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने पेंशन रिसीव हो रही है। तो अगर कवर रहेगा तो कितना लेंगे 1/3, नॉट कवर्ड है तो 50% ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जम्पशन क्लेम करते हैं हम पेंशन के केस में। लीव सैलरी रहेगा तो इसमें रिसीव ड्यूरिंग अगर सर्विस के दौरान ही अगर आप रिसीव कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर रिटायरमेंट पे आप रिसीव करते हो तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम कंडीशन देखेंगे। ठीक है, अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो कंडीशन देखेंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। ये 3 लाख हम देखेंगे, देन देखेंगे लीव सैलरी कितने एक्चुअल रिसीव हुई है। उसके बाद आपके बेस्ट हम देखेंगे कि कैश इक्विवेलेंट कितनी है उसके पास, तो मैक्सिमम 30 दिन का, हर साल का मैक्सिमम 30 दिन का कैश इक्विवेलेंट लेंगे। इसके बाद 10 मंथ एवरेज सैलरी लेंगे, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी हो जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीसरा आपका बन जाएगा क्रेडिट्स अवेलेबल यानी क्रेडिट लीव जो होगा और इंटू कर देंगे यहाँ पे 30 अपॉन कंप्लीटेड ईयर, देन यहाँ पे आ जाएगा 10 मंथ ऑफ सैलरी। इंटू कंप्लीटेड ईयर। सो 10 मंथ सैलरी ले लेंगे यहाँ पे, लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट पे से, और ये कैश इक्विवेलेंट लीव स्टैंडिंग एंड क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय कितना बचा हुआ है। रिटैचमेंट कंपनसेशन में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव कितना होगा ये देखेंगे। इसके बाद 15 डेज एवरेज पे होगा, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मोर देन 6 मंथ है तो फिर उसे लेंगे हम राउंड ऑफ करके उसको 1 ईयर मान लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटेड कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा। दूसरा 5 लाख तक हम मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिट्रेसमेंट कंपनसेशन में मैक्सिमम कितने क्लेम किए जा सकते हैं एग्जाम्पशंस के लिए, तो 5 लाख। लीव ट्रेवल में आपका लीव सैलरी भी कितने हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे। इसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट में कितने हैं, इसमें भी 5 लाख है। ये हमें याद रखना है, बस हमें ये चीज़ें याद रखना है। और कुछ चीज़ें ये भी याद रखनी है कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट में हमेशा टैक्सेबल होता है, याद रखेंगे। नॉन गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हुआ तो टैक्सेबल होता है हमेशा। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एनी अदर कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, इन सब के लिए तो ये कंडीशंस बताई गई है वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में। इसके बाद अब हम यहाँ पे ये देखेंगे प्रोविडेंट फंड के केस में। अगर कोई एम्प्लॉय है जो प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता है तो क्या होगा, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशंस करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो मैक्सिमम वो 12% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर 12% से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो टैक्सेबल हो जाता है। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर वो पैसे डालता है तो नॉट टैक्सेबल ईयरली टैक्सेबल नहीं होगा, यानी जब पैसे निकालेंगे तब टैक्सेबल होगा। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करता है तो नॉट एप्लीकेबल होता है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो एटीसी के अंदर वो एलिजिबल होता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। इसके बाद अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर वो पैसे डिपॉजिट करता है तो वो एलिजिबल नहीं होता है एटीसी में, यानी उसे टैक्सेबल हो जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर वो पैसे डिपॉजिट करता है तो सेक्शन 80C में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर डिडक्शन क्लेम करे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर वो
पैसे डिपॉजिट करता है तो उस केस में 80C के अंदर वो एलिजिबल होता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है, बस अनरिकॉग्नाइज के केस में वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होगा 12% ऑफ सैलरी तक ही उसके पास लिमिटेशंस होती है। अगर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट भी जो होता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्सेबल होती है। अगर इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया जाता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो 9.5% तक ही टैक्सेबल, उससे ज़्यादा अगर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% तक ही एग्जम्प्ट होती है। अगर एम्प्लॉय ने आरपीएफ में पैसा जमा किया है और उस जमे जितने भी फंड डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिट पैसे पे उसे इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट का एग्जम्पशन 9.5% तक ही क्लेम कर सकता है। अगर 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड फंड रहेगा तो नॉट टैक्सेबल होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा तो उस केस में भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन रिटायरमेंट। अगर कोई बंदा है जिसको रिटायरमेंट पे अगर फंड रिसीव होती है तो उस केस में एग्जाम टैक्स से वो एग्जाम्पशन ले सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि उस एम्प्लॉय को लगातार 5 साल तक कंटिन्यू सर्विस दिया हो या एटलीस्ट। इसके बाद रिटायरमेंट के पहले वो उसके हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एम्प्लॉय है जो बिजनेस कंटिन्यू किया है अगर उसके लिए डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसे रीजंस यहाँ पे बतानी पड़ेगी। So retires before the ending 5 years of the service because of ill health या contraction या discontinuation of the employer's business arisen beyond the control of the employee, उस केस में यहाँ पे क्या होगा उसे प्रॉपर रीजंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अगर अनरिकॉग्नाइज फंड से अगर पैसे निकालते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा और ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, सैलरी हेड में होगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टैट्यूटरी फंड से अगर पैसे निकालते हैं तो फुल एग्जम्प्ट होगा और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालेंगे तो फुल एग्जम्प्ट होगा। इस तरीके से इन सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको पैसे निकालेंगे तो टैक्सेबल होती है। कुछ और चीजें देखेंगे यहाँ पे। अगर कोई एम्प्लॉय है जो किसी भी एम्प्लॉय का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर मूवेबल एसेट है अदर देन लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स तो उस पर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर जो अमाउंट उसने रेंट पे लिया है या चार्ज पे किया है या फिर जो अमाउंट पेबल है एम्प्लॉय के द्वारा या फिर आपके जितने अमाउंट रिकवर हुए हैं उसको बैलेंस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस उस बैलेंस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उतने अमाउंट आपके टैक्सेबल हो जाएंगे यहाँ पे। So movable asset other than laptops and computers and asset already specified. So 10% per annum of the actual amount. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर किसी एम्प्लॉय का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करेंगे तो उस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अदर देन इन सबको छोड़ के अगर कोई भी एसेट अगर एम्प्लॉय का यूज कर रहा है एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय को 10% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी जितनी उसकी कॉस्ट होगी उसका 10% ही टैक्सेबल हो जाती है एज अ प्रीक्यूजिट से ऐड कर दिया जाएगा। और ये सब आपको रेट याद रखना है यहाँ पे। कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोटर कोर्स एंड एनी अदर एसेट पे कंप्यूटर 50% ऑफ WDV लगता है एंड मोटर कोर्स पे 20% ऑफ WDV एंड एनी अदर एसेट पे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लगेगा।
इस पे जो लगेगा ये कौन से डिप्रिसिएशन लगेगा, एसएलएम के लगेगा, और ये इन दोनों एसेट पे डब्ल्यूडीपी से डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो बस केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप केवल इसको याद रखेंगे, को डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।